हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब सोचिए कि महीनों की मेहनत और पढ़ाई के बाद अचानक एग्जाम से ठीक पहले एक नोटिफिकेशन आए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अरे ये तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए सबसे डरावना सपना होता है। सही कहा। सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने की वजह से पूरा मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए आज की इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यूपी टेट 2026 के ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह डिकोड करना है। राइट। खासकर उन छात्रों के लिए जो इस वक्त बीएड और डीईएलएड में अपीयरिंग या अध्ययनरत हैं, क्योंकि आयोग ने इस बार एक नया और काफी सख्त यूजर मैनुअल जारी किया है। और हम इस मैनुअल का एक एक नियम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि पुरानी उलझन तो बहुत बड़ी थी ना। हाँ। जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में थे उन्हें समझ ही नहीं आता था कि मार्क्स क्या भरें। एग्जैक्टली। पूरा फॉर्म वहीं अटक जाता था। पर अब जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, आयोग ने इस पुराने कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर दिया है। अब बिल्कुल स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोग ने इस पूरी ओटीआर प्रक्रिया को एक 5 स्टेप डिजिटल ब्लूप्रिंट में बांटा है। बेसिक इन्फो, वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड्स। हाँ, और शुरुआती 2 स्टेप्स में ही एक बहुत बड़ा अपडेट है। बेसिक डिटेल्स दर्ज करते वक्त 10वीं की मार्कशीट को एक तरह से मास्टर की बना दिया गया है। मास्टर की मतलब 10वीं की मार्कशीट इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। तिथि, ये सब बिल्कुल 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। और एक अनिवार्य शर्त ये है कि हर फील्ड को दोबारा यानी री एंटर करना होगा। विथ री एंटर करना होगा। एक ही डिटेल को 2 बार क्यों? टाइपिंग मिस्टेक्स को रोकने के लिए। जब आप 2 बार सेम डिटेल्स टाइप करते हैं तो बैकएंड का सिस्टम मैच करता है। अगर एक भी स्पेलिंग अलग हुई तो फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा। वाह, ये तो शुरू में ही एरर्स को फिल्टर कर देगा। पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या नया है? पहले लोग कोई भी फोटो चिपका देते थे या स्कैन फोटो अपलोड कर देते थे। अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इम्पर्सनेशन स्कैम्स को रोकने के लिए लाइव वेरिफिकेशन लाया गया है। सबसे पहले एक वैलिड आईडी जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। राइट। और उसके बाद? ओटीपी आते ही पोर्टल कैंडिडेट के डिवाइस का कैमरा एक्सेस करेगा और वहां से रियल टाइम लाइव फोटो कैप्चर होगी। और इसमें फेशियल रिकग्निशन भी शामिल है। क्या बात है, मतलब फेशियल रिकग्निशन से वो कंफर्म करेंगे कि कैंडिडेट वही है जो फॉर्म भर रहा है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी चेहरे के स्पेसिफिक पॉइंट्स को मैप करती है रियल टाइम में, तो पुरानी स्कैन्ड फोटो का तो कोई चांस ही नहीं बचा। ये तो वाकई एक बहुत एयर टाइट फेल सेफ बन गया है। अब लाइव वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आते हैं स्टेप 3 पर, जहां शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। सही कहा। यहाँ एक रिजिड सीक्वेंस फॉलो करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऐड एंट्री करके एक एक डिटेल जोड़नी होगी। पहले 10वीं, फिर 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लागू होता है तो, और आखिर में ट्रेनिंग। राइट। पर इस क्रम को इतना रिजिड क्यों बनाया है? कोई सीधे बीएड क्यों नहीं एंटर कर सकता? क्योंकि डेटाबेस एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन बना रहा है। हर डिग्री अपने पिछले स्टेप पर डिपेंड करती है। सीक्वेंस तोड़ने का मतलब है एल्गोरिदम को बाईपास करना, जो पोर्टल अलाउ ही नहीं करेगा। लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल जिसका सबको इंतजार था। अपीयरिंग मास्टर रूल क्या कहता है? जो छात्र फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो ट्रेनिंग सेक्शन में मार्क्स कैसे भरें? यही तो इस मैनुअल का सबसे बड़ा अपडेट है। शिवांश मिश्रा सर ने इस मास्टर रूल को बहुत सरलता से समझाया है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला उनके लिए जो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में है। ओके, जिनका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उनका क्या होगा? उन्हें ट्रेनिंग वाले कॉलम में मार्क्स बिल्कुल नहीं भरने हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स ही दर्ज करनी है। वेट, सच में? तो आयोग अनुमान के आधार पर फॉर्म नहीं लेगा? और नहीं है, तब तक आपकी पुरानी योग्यता यानी ग्रेजुएशन ही बेस बनेगी। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। पर अगर कोई छात्र सेकंड सेमेस्टर में है, यानी उसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तब क्या होगा? उन्हें अपने फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट का नंबर और उसमें प्राप्त अंक दर्ज करने होंगे। ये प्रूव्स करता है कि कैंडिडेट ऑफिशियली किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है। गॉट इट। मतलब आयोग बस वैलिड प्रूफ चाहता है कि आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे आधा ही क्यों ना किया हो। ये पुराने कंफ्यूजन का परफेक्ट सोल्यूशन है। अब मान लीजिए ओटीआर हो गया, उसके बाद एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है, राइट? हाँ, ओटीआर के बाद अप्लाई फॉर एग्जाम पर जाना होता है। वहां पहले प्रायोरिटी चुननी है कि प्राइमरी का देना है या अपर प्राइमरी का। फिर अपना एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड या बीटीसी कोर्स सिलेक्ट करना है। और इसी फॉर्म में पास्ड और परसुइंग वाला ऑप्शन आता है ना। इस पास्ड वर्सेस परसुइंग मैट्रिक्स का एग्जैक्टली क्या नियम है? फॉर्म भरना और डॉक्यूमेंट अपलोड करना अलग अलग कैसे होता है? देखिए, जो पास्ट है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्हें ट्रेनिंग के फाइनल मार्क्स दर्ज करने हैं और अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड करनी है। और परसुइंग वालों के लिए क्या रूल है?
क्योंकि उनके पास फाइनल मार्क्स तो होते नहीं है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जिसमें बहुत गलती होती है। शिवांश मिश्रा सर ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाया है। परसुइंग कैंडिडेट्स को अपनी अपेक्षित स्नातक तिथि यानी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट दर्ज करनी है। ओके, एक्सपेक्टेड डेट और मार्क्स में क्या भरना होगा? मार्क्स वाले सेक्शन में उन्हें अपनी ट्रेनिंग के नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के प्राप्त अंक और कुल अंक दर्ज करने हैं। ओह, मतलब उनका फॉर्म फंडामेंटली उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली। और प्रूफ के लिए इन्हें अपनी लेटेस्ट या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जैसे अगर कोई थर्ड सेमेस्टर में है तो वो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करेगा। ये बहुत लॉजिकल है। अब अपलोड्स की बात चली है तो आखिरी चरण यानी डॉक्यूमेंट अपलोड चेकलिस्ट के बारे में भी बता दीजिए। सबसे बड़ी बात, सभी दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट ही क्यों? कोई और फॉर्मेट जैसे जेपेग क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जेपेग में कंप्रेस होने पर इमेज ब्लर हो जाती है और ओसीआर सॉफ्टवेयर उसको ठीक से पढ़ नहीं पाता। पीडीएफ फॉर्मेट टेक्स्ट को फ्रीज कर देता है, तो डॉक्यूमेंट टैंपर प्रूफ भी रहता है। सही बात है। और इस चेकलिस्ट में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं? वैलिड आईडी प्रूफ, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ट्रेनिंग मार्कशीट। पास्ट के लिए फाइनल और परस्यूइंग के लिए लेटेस्ट सेमेस्टर वाली। और अगर ईडब्ल्यूएस या किसी और कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो तो? जगह क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन एक प्रिकॉशन है। फाइनल सबमिट से पहले आपको पूरे फॉर्म का प्रीव्यू चेक करना ही होगा। मतलब एक आखिरी मौका अपनी डिटेल्स को 10वीं की मार्कशीट से मिलाने का। बिल्कुल। और जब आप संतुष्ट हो जाएं, तभी आपको फाइनल डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करना है। ये एक तरह से लीगल कंसेंट है। फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अरे वाह, इसके बाद तो फॉर्म में गलती होने का चांस ना के बराबर है। फिर भी अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को इस ओटीआर या अपेयरिंग रूल में डाउट हो तो वो क्या करें? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर SS मंत्रा ऑफिशियल सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। सही कहा, हेल्प हमेशा अवेलेबल है। हाँ, और शिवांश मिश्रा सर और पूरी SS मंत्रा टीम हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए यहीं है। एक और जरूरी बात, हाँ बोलिए। स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ और इस क्लास को अपने बीएड और डीएलएड दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करना चाहिए। किसी की भी एक छोटी सी गलती उनका साल खराब कर सकती है। एब्सोल्युटली, जानकारी शेयर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस क्लास के एंड में एक सोचने वाली बात, जिस तरह से आयोग ने ओटीपी, लाइव फोटो और स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप गेट्स लगाए हैं, फॉर्म भरना अब सिर्फ डिटेल्स देना नहीं रहा। बिल्कुल, ये एक पूरा वेरिफिकेशन और एआई ड्रिवन सिस्टम बन चुका है। हाँ, और सोचिए, अगर रजिस्ट्रेशन में इतना एडवांस सिस्टम आ गया है तो वो दिन दूर नहीं जब एग्जाम पेपर्स भी आपके प्रोफाइल और डेटा के आधार पर डायनामिकली जनरेट होने लगेंगे। एकदम फ्लॉलेस सिस्टम। इसीलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत जाते हैं। सही कहा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।